10th क्लास हमारे 8वां चैप्टर है जनन। जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस 8वें पार्ट में आप जानेंगे कि किस प्रकार नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जीव अपनी प्रजाति को निरंतर धरती पर बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया कर रहा है, जनन। तो जनन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक अलैंगिक और एक आपके लैंगिक, ठीक है। जीवों में अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हैं, उनको आप पहचान पाओगे। लैंगिक जनन के बारे में आपको इससे जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार पुष्पीय पौधों में जनन होता है। जीवों में विशेषकर मनुष्य में जनन क्रियाओं के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। यौन आरंभ के समय शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जनन स्वास्थ्य के बारे में हमें पता चलेगा। मनुष्यों के अंदर नर और मादा के अंदर मुख्य जननांगों व उनकी स्थिति के बारे में और प्रत्येक अंग के बारे में और उसके कार्य के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब है इसके के अलावा कि किस प्रकार यौन संचारित रोग होते हैं, एसटीडी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होते हैं आपको, यानी किस प्रकार आपके सेक्सुअल डिजीज होते हैं। यानी किस प्रकार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होते हैं, रोग, उसके बारे में पता चलेगा। HIV के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय और नियंत्रण की कुछ विधियां हैं, तो ये इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि जनन क्या है। तो जनन करने की आवश्यकता क्या है। तो देखो, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जीवों की जिसे हम जीव अपने जैसे जीव को क्या करता है, पैदा करता है। किस क्रिया के द्वारा, जनन क्रिया के द्वारा, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस प्रकार एक स्पीशीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है जनन करने के बाद में, ठीक है। तो जो भी है वो आप जनन। अब जनन कितने प्रकार का है आपके, 2 प्रकार का, एक अलैंगिक जनन एसेक्सुअल और एक लैंगिक जनन सेक्सुअल, ठीक है। अब है आपके कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये छोटे जीव हैं, ये अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं, जो आपके चित्र जैसे बता रखा है आपके। और जो लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा दोनों के द्वारा युग्मक बनते हैं और उनमें होता है आपके लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ अन्य शैवालों में, कवक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अलैंगिक जनन की विधियां हैं कि विखंडन है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन विखंडन, द्विविखंडन, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये अमीबा की एक कोशिका है। फिर यहाँ पे विभाजित केंद्रक, एक केंद्रक से कितने केंद्रक हो गए, यहाँ पे 2, और फिर दोनों केंद्रकों के बीच में आपको पता है कि कोशिका द्रव बट रहा है और इस प्रकार से 2 जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये द्विविभाजन आपको किस में देखने को मिलता है, अमीबा में, ठीक है। अब दूसरा है आपके मुकुलन बर्डिंग। मात्र कोशिका जनक के शरीर से एक मुकुल बनता है, ये मुकुल बन रहा है, ये वाला पार्ट, और जनक से जुड़ा रहता है। ये देखो, जनक से जुड़ा हुआ है नीचे। जनक का मतलब जो मात्र कोशिका, केंद्रक लंबा होकर, ये देखो केंद्रक लंबा हो गया, इस तरीके से विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग मुकुल में चला जाता है। उदाहरण के लिए यीस्ट, तो ये यीस्ट का उदाहरण है आपके सामने। तो यीस्ट के अंदर जनन किसके द्वारा हो रहा है, मुकुल के द्वारा। इसके अलावा आपको हाइड्रा में भी वही मुकुल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रा में आप देख रहे हो मुकुलन हो रहा है। ये सबसे पहले छोटा सा मुकुल, फिर और बढ़ेगा, और फिर तीसरे नंबर पे पूरा एक हाइड्रा बना के ये अलग हो जाएगा। फिर बीजाणु के द्वारा, यानी कि आपको स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा
शैवाल क्लैमाइडोमोनास की कोशिका द्रव तथा केंद्रक विभाजित होकर 4 से 8 बीजाणु बनाते हैं। यहाँ पे देखो 4 से 8 बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। फफूंद है, मांस है, फन है, इनमें भी आपको बीजाणु के द्वारा जन्म देखने को मिलता है। एक कोश के जीव होते हैं जो नई संतति में विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक यहाँ पे केंद्रक है, फिर ये 4 फिर से भी पत्तियों से होते हैं ब्रायोफ्लम में, ठीक है। अवस्थाई वकोल बनती है यहाँ पे। प्रकंद अदरक भी कैसा उदाहरण है, अलैंगिक जनन कंद आलू और कैना, सल्क कंद आपके प्याज, अधय भूविस्तारी आपके गुलदाउदी क्रेंसिथियम, और ऊपरी भूविस्तारी आपके घास और बगीचे में जो घास उगती है, और शकरकंदी डेलिया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपके जड़ों का। और ये बाकी ये पूरे एग्जाम्पल किसके हैं, तने के। ये किसका है, पत्ती का। ये हम आर्टिफिशियली कृत्रिम भी कर सकते हैं, जैसे शकरकंदी है आपकी, ये देखो, फिर डेलिया है, प्याज है, आलू के कंद हैं, अदरक है, ब्रायोफ्लम की पत्तियां हैं, घास की ऊपरी भूविस्तारी, इस तरीके से। अब आगे और बढ़ जाएगा ये इस तरीके से, तो यहाँ पे और निकलेंगे। क्रायोसैंथमम, ये अधय भूविस्तारी है आपकी, इस तरीके से देखो, और आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। कि अनुप्रस्थ काट हम देखें तो इसमें देखो एक पुंकेसर वाला भाग होता है और एक जायांग वाला भाग होता है। तो पुंकेसर वाले भाग में आपके बनते हैं क्या, इस वाले पार्ट में क्या बनते हैं, पराग कण, और जायांग वाले भाग में क्या बनेगा, एग अंडक, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मादा जनन भाग को बोलते हैं जायांग, जिसमें वर्तिकार अंडाशय पाया जाता है, अंडक इसके अंदर बनता है। और नर जनन भाग, नर युग्मक जो होता है वो होता है पराग कण, ठीक है। एंथर कहलाता है ये पराग कोश, ये पूरा पार्ट है, ये उसको पराग कोश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंथर, ठीक। फिर है आपके कि परागण यानी पॉलिनेशन और निषेचन। केंद्रकों के संलयन हेतु पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स अंडे के अनेक कारकों जैसे वायु, जल, यानी कि यहाँ तक पहुँचने की जो क्रिया उसे कहते हैं परागण, यानी पराग कोश से निकलकर पराग कण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को कहते हैं परागण। और परागण 2 प्रकार होता है, स्वपरागण, अगर एक ही पौधे पे उसके ही आपके परागकण गिरे तो स्वपरागण, और अगर किसी एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाके परागकण गिरते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण, ठीक है। तो जब किसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं एवं अंड को निषेचित यानी अंडे को निषेचित करते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। और परपरागण किसे कहते हैं कि जब एक फूल के परागकण अपनी ही स्पीशीज के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं आपके उस फूल या अंडे को निषेचित करते हैं, वायु, जल, कीट किसी के द्वारा हो सकता है, तो इसे कहते हैं आपके परपरागण, ठीक है। अब परागण जब होता है उसके बाद में क्या है, पराग नली बनती है इस तरीके से। तो अंकुरणशील परागकण, ये यहाँ पे क्या कुछ हार्मोन्स वगैरह कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे इसमें से पराग नली बनना शुरू हो जाती है वर्तिकाग्र पर। वर्तिका के अंदर इसको बीच वाले पार्ट को बोलते हैं आपके स्टाइल वर्तिका। पराग नली इसके अंदर बनने लग गई, इसके अंदर से क्या आएगा, आपके नर युग्मक का केंद्रक कहाँ आएगा, फाइनली इस जगह पर आपके द्वितीयक केंद्रक से आके मिलेगा। निषेचन की क्रिया जब पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद में परागकण का केंद्रक बीजांड में पहुंचता है और निषेचित बीजांड बीजों में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पादपों के रूप में अंकुरित होकर नए पौधे को बनाने में सक्षम हो जाता है। अब जैसे कि ये बीज बन गया, अब बीज को जब भी अंकुरित करेंगे, जैसे कि ये बीज है हमारे सामने, तो बीज में से एक भाग निकलेगा आपके प्रांकुर और एक भाग निकलेगा नीचे वाला आपके मूलांकुर। तो मूलांकुर से क्या बनेगी, जड़, और प्रांकुर से क्या बनेगा, तरुण, पत्तियाँ और आपके तना, ठीक है। तो ये बीज के अंदर बीज चोल होता है यहाँ पे अंदर की तरफ आपके। तो ये इस तरीके से आपके प्लांट डेवलप हो जाता है, जैसे मक्के और चने के बीज में बता रखा है आपको। अब बात आती है आपके
कि जंतुओं में, पादपों में तो हो गया, अब जंतुओं में, कि जंतुओं में यौन आरंभ होते समय आयु में क्या क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं जंतुओं में। ठीक है, सबसे पहले हम देखें तो एक साइकिल है कि बच्चे के रूप में पैदा होना, बड़ा होना, ये बच्ची भी एक तरीके से, फिर हमारे जीवन गुजरता है, फिर विवाह शादी के बाद में, फिर हमारी उम्र हो जाती है, फिर हम वृद्ध होके, फिर ये साइकिल इस तरीके से मनुष्यों में चलती है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हमारी जो साइकिल है यौन आरंभ यानी कि 12 वर्ष के आसपास से हमारा, तो हमारे शरीर में किशोर अवस्था में क्या क्या शारीरिक, कार्यकीय और मनोवैज्ञानिक रूप में परिवर्तन होते हैं। जैसे कद, हड्डियों का लंबा होना, शरीर में ये परिवर्तन है। पेशियों का विकसित होना, ऊंचाई, कद का बढ़ना, यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में ये सबसे प्रत्यक्ष परिवर्तनों में से एक है। ऊंचाई का बढ़ना हमारे जीन की स्थिति, पोषण, शारीरिक क्रियाकलापों के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक, शरीर में परिवर्तन, लड़कों में छाती व कंधों का चौड़ा हो जाना, लड़कियों में कमर के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें वसा जमा होने लग जाती है। लड़कों की जो आवाज़ है वो ध्वनि बॉक्स यानी कि लैरिंक्स बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो हड्डी आपके गले में दिखाई देती है। जननांगों का पूरा विकास हो जाता है। ठीक है, बगल और जंगन क्षेत्रों में आपके बाल आने लग जाते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है। लड़कों के चेहरों पर बाल और दाढ़ी, मूछ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर हैं आपके मैस्चुरेशन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 10वीं क्लास 8वीं क्लास की लड़कियों को मैस्चुरेशन में पढ़ा चुका हूँ पहले। अब कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको आपको याद ही करना है, जैसे कि नर जनन तंत्र के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि नर जनन तंत्र है आपके, ये है 2 वृषण, अंडाशय की तरह यहाँ पे वृषण ग्रंथि, मादा में होते हैं अंडाशय, पुरुष में आपके वृषण ग्रंथि। ये कितनी है इसकी संख्या? 2 जोड़ी में एक। इसके अंदर क्या होता है कि वृषण नलिकाएं होती है इस तरीके से। इन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर ये शुक्राणु इस अधिवृषण एपिडिडाइमस के अंदर जाता है। फिर यहाँ से इस शुक्र नलिका या शुक्र वाहिका के द्वारा ये शुक्राशय में पहुँचता है यहाँ पे। ठीक, तो ये आपके स्क्लेरन वाहिका, इजेक्टरी जो डक्ट होती है वो है ये। ठीक है, इसके पास में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडिडाइमस इसको बोलते हैं। जैसे ये वृषण और वृषण के ऊपर ऐसी संरचना होती है जैसे एपिडिडाइमस, फिर ये नली जाती है इस तरीके से, जो ये जा रही है, देखो ये। तो ये यहाँ पे रेता नलिका भी पाई जाती है और शुक्र नलिकाएँ भी पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसमें क्या है कि आपको जो सीधे क्वेश्चन पूछे हैं कि वृषण, एक जोड़ी वृषण होते हैं जो किसका कार्य करते हैं? शुक्राणु का निर्माण यानी शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। एक जोड़ी शुक्र वाहिकाएँ पाई जाती है, ये वाली, ये देखो, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो प्रत्येक वृषण के शरीर में जाकर मिलती है, यानी कि प्रत्येक वृषण से शरीर में जाकर मिलती है, और स्क्लेरन वाहिका यानी इजेक्टरी जो डक्ट होती है जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलने वाले। फिर एक ये वाहिनी होती है आपके स्क्लेरन, ये मूत्र में शुक्राणु के निकलने के लिए सम्मिलित रूप से नलिका होती है, इजेक्टरी डक्ट बोलते हैं, इजेक्ट होना, बाहर निकलना। सिसन पेनिस होता है, एक पेशी अंग जो मादा के शरीर में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है, इसे कहते हैं सिसन या पेनिस। ये तो हुआ नर जनन तंत्र की बात। अब है आपके मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में नर जनन तंत्र जैसी स्ट्रक्चर है आपके कि 2 तो क्या होते हैं यहाँ पे अंडाशय। इन अंडाशयों के अंदर क्या बनेगा? अंडप, जो यहाँ पे बता रखा है कि मादा जनन तंत्र उदर यानी हमारे पेट के निचले वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? अंडोत्सर्ग का काम होगा। ये अंडाशय एक तरफ का, ये एक तरफ का पार्ट इस तरीके से काट के बताया। तो यहाँ पे अंडा बनेगा, अंडा इस तरीके से निकलेगा और अंडे से क्या बनेगा? फिर निषेचन के बाद में जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। ये गर्भाशय की दीवारें हैं इस टाइप से। ठीक है, ये गर्भाशय है पूरा पूरा। ये योनि मार्ग है जहाँ से शुक्राणु अंदर जाएंगे। ये अंडवाहिनी कीप है, ये अंडवाहिनी यहाँ पे कहीं पे निषेचन की क्रिया होगी। ठीक,
तो अब क्वेश्चन आता है कि अंडाशय कितने हैं, एक जोड़ी। अंडे उत्पन्न करने का कार्य है अंडाशय का। अंडवाहिनी भी कितनी, एक जोड़ी। अंडवाहिनियों से होकर अंडे अंडाशयों से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। गर्भाशय एक गुहा जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, ये वाला पूरा पार्ट, यानी आपके ये वाला पूरा पार्ट जो बीच में दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय। ये वाला, ये पूरा त्रिभुजाकार पार्ट, इसे कहते हैं आपके गर्भाशय। फिर है आपके पॉइंट है कि सर्विक्स। सर्विक्स गर्भाशय के अंदर ये वाला पार्ट होता है, गिरवा वाला पार्ट, इसे कहते हैं सर्विक्स। ठीक है। योनि जनन छिद्र होता है जिसके द्वारा शुक्राणु अंदर पहुंचते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर हैं जो बता रखे हैं आपको कि यदि निषेचन नहीं होता तो अंडा क्या होता है, विघटित हो जाता है और गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो टूटने लगती है। और ये क्रिया लगभग 2 दिन से 8 दिन तक भी चल सकती है और 28 से 30 दिन का ये पूरा पीरियड चलता है अंडे बनने का और वापस टूटने का। शुक्राणु का स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से होता है, एक मध्य भाग होता है, फिर पूंछ भाग होता है और एक सिर भाग होता है। सिर भाग में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मानव का अंडा कुछ इस तरीके से होता है, ये शुक्राणु कुछ इस तरीके से दिखा रखे हैं आपको कि मानव के अंडे को ये भेद रहे हैं इस तरीके से। ये देखो ये 3 शुक्राणु आगे, कोई एक शुक्राणु अपना केंद्र के अंदर पहुंच पाएगा। यहाँ पे ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ये 2 कोशिकाएं हैं। जब ये निषेचन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट शुक्राणु और अंड कोशिका के केंद्रकों को मिलने के बाद बनता है। जाइगोट क्या होगा, एक बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर ये देखो, ये पहले ये 2 केंद्रक थे और अब हजारों टाइप केंद्रक होने जा रहे हैं यहाँ पे। बॉल की कोशिका विस्तारित, फिर ये क्या होगा, गर्भाशय में जाके इस तरीके से लगेगा और इस तरीके से गर्भ के रूप में बनेगा। ये देखो ये बच्चा देखा है आपको इस टाइप से, ये गर्भाशय में जाके रोपण होता है इसका, गर्भाशय में भ्रूण। ये जनन की घटना है। फिर गर्भ निरोध यानी गर्भ धारण को रोकने की कुछ विधियां हैं। अस्थायी विधि जैसे कंडोम का प्रयोग करना या मादा डायफ्राम कंडोम टाइप होता है। शुक्राणुओं को अंडे से मिलने से रोकने का यांत्रिक अवरोध। अंतः गर्भाशय युक्ति यानी कॉपर टी का प्रयोग करना। अब होते क्या है कि जो गर्भाशय होता है, जैसे गर्भाशय का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर मैं बड़ा करूँ तो यहाँ पे एक टी टाइप की ऐसी पट्टी लग जाती है यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे देखो ये गर्भाशय है, इसमें ये अंडवाहिनी में इस टाइप से टी टाइप से। अब वो ये टी टाइप से लगती है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर टी क्यों बोलती है, क्योंकि ये कॉपर की बनी होती है इस टाइप से। ये गर्भाशय को बंद कर देती है, एक धागे टाइप से लगती है हॉस्पिटल में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर टी। ठीक। फिर है आपके यानी अंडे के बनने को या अंडे के निकलने को बाधित कर देती है। फिर दूसरा स्थायी विधि है ऑपरेशन जो करवाते हैं, जैसे कि वेस्कोटॉमी यानी कि नर की शुक्र जो नलिकाएं उन्हीं को काट दी जाए, या मादा की ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। तो ये देखो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की जो नलिकाएं हैं उन्हीं को काट दी जाए, तो ये ऑपरेशन कहलाता है, नसबंदी। इसके अलावा आपकी कुछ बीमारियां हैं जो कि हमारे, जैसे एड्स है। एड्स क्या है, यौन संबंधित बीमारी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसमें इसके बाद में कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। कुछ हार्मोनों का नाम दे रखा है आपके कि FSH फैलोपियन यानी कि स्टिमुलेशन हार्मोन, आपके अंड परिपक्वता वाला हार्मोन है। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, अंडा इसके द्वारा बाहर निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में निकलता है वृषण ग्रंथि से, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये ऑक्सीटोसिन शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय यानी शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, जिससे दर्द होता है, शिशु बाहर आता है। इसके अलावा इसका दूध बनाने में भी प्रयोग है। तो ये चैप्टर इस तरीके से आपका